वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जो है एसी सर्किट्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर द ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप आपने वो चैप्टर का पूरा जो मैंने एक साथ सम अप करके 6-7 घंटे का वीडियो पुटअप किया था, आपने वो देखा है। बहुत ही हेल्पफुल है वीडियो। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, एंट्रेंस के क्वेश्चंस भी पुटअप किए हैं। अब जो हम सीरीज देखने वाले हैं उसमें हम पूरे का पूरा एसी सर्किट पढ़ेंगे अच्छी तरह से, पूरा डीप में, विथ द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। ठीक है। आज के पहले लेक्चर में हमारे ये एम्स हैं जो हमें आज के पहले 1.1 लेक्चर में अच्छी तरह से देखना है। ये पूरा सीरीज मैंने ऐसे बिल्डअप किया है जिसमें ये साइड में आपको ये टेक्स्ट बुक दिख रही होगी, बट दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना। बट जो भी मैं नॉलेज आपको दूंगा वो बहुत सारे मटेरियल से लिंक्ड होगा। जो भी न्यूमेरिकल्स में लूंगा वो बहुत सारे एंट्रेंस के न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है। तो आपका ओवरऑल तैयारी होगा, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। आपका 12th का भी तैयारी होगा, प्लस आपका एंट्रेंस रिलेटेड भी तैयारी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जो हमको एम हमको देखना है आज वो ये है कि एक डायरेक्ट करंट जिसको डीसी बोलते हैं वो क्या होता है, या उसका ग्राफ किस तरह से दिखाई देता है। एक ऑल्टरनेटिंग करंट वो क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे दिखाई देता है। ईएमएफ और जो करंट है एसी के, उसके इक्वेशंस किस तरह से होते हैं। और ये फेज डिफरेंस नाम की चीज क्या होती है ईएमएफ और करंट के बीच में। ये आज के हमारे लेक्चर का एम है, जो कि एक्चुअल में आपके इस टेक्स्ट बुक का भी पहला पन्ना है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज डीसी मींस। जब भी आप डीसी की बात करते हैं, दैट इज योर डायरेक्ट करंट, तो उसके अंदर आपका जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो हरदम पॉजिटिव रहती है। सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट करंट के बारे में, डीसी करंट में हम बात ये कर रहे हैं कि जो आपकी पोलैरिटी होगी वो फिक्स्ड होगी। ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन दिस थिंग। यहां पे हम लोग बात करेंगे पोलैरिटी इज फिक्स्ड। इसको आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके पास एक डीसी बैटरी है या डीसी वोल्टेज है, तो आपके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा जो कि फिक्स होगा, और आपके पास एक नेगेटिव टर्मिनल होगा जो कि फिक्स है। तो पोलैरिटी आपकी यहाँ पे फिक्स हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, वो जो ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं अभी, वो ये है कि जो डीसी होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। अगर आपने ईएमआई चैप्टर पूरा देखा, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है कि किस तरह से एसी पैदा होता है। तो अगर आपने वो चीज देखी है, वो लेक्चर अगर आपने देखा हुआ दैट हाउ इज एसी जनरेटेड, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि एसी जो है वो कभी कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है अनदर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है। सो हम लोग लेंसेज लॉ को एसी में प्रूव कर रहे थे, ईएमआई चैप्टर के अंदर प्रूव कर रहे थे। तो आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने एक कॉइल के पास में एक मैग्नेट लेके आए, फिर हम उस कॉइल से वो मैग्नेट को दूर लेके गए। ठीक है। तो जब कॉइल के पास मैग्नेट आ रहा था तो जो इंड्यूस्ड करंट था उसका डायरेक्शन कुछ और था, और जब मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा था तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया था। तो एक एसी जो होता है वो अपने डायरेक्शन चेंज करता है, बट डायरेक्ट करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। मतलब उसका जो डायरेक्शन है रिमेन्स द सेम। बट what does direction remains the same means in the form of graph। जब आप ग्राफ में इस चीज को ड्रॉ करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि सारे के सारे ग्राफ्स जो हैं वो पॉजिटिव में ही बनेंगे। अगर आप यहाँ पे 4 ग्राफ देख रहे हैं, ये चारों के चारों ग्राफ्स डीसी के ही ग्राफ है। ये वाला ग्राफ भी पॉजिटिव में है, ये वाला ग्राफ भी पॉजिटिव में है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ग्राफ एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ग्राफ। पर थोड़ी देर में हम एसी देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एसी का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और उसकी कुछ वैल्यूज नेगेटिव में भी हो सकती है। अगर आपका ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो करंट है वो डायरेक्शन बदल रहा है, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है। सो अगर सपोज कीजिए हम इस पर्टिकुलर कॉइल में कोशिश करते हैं डीसी को फ्लो कराने के लिए, तो अगर डीसी इस पर्टिकुलर कॉइल में इस तरह से फ्लो कर रहा है तो ये पूरे टाइम इसी तरह से फ्लो करेगा। द रीजन इज दैट क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कहीं ना कहीं पे फिक्स्ड होगा। तो आपका जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल पे आके खत्म हो जाएगा, फिर वापस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल पे आके खत्म हो जाएगा। तो ये चीज एक फिक्स पोलैरिटी की वजह से हो रही है, इसलिए आपके करंट के पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन है और इसलिए ग्राफ आपका पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है। सेकेंड चीज समझने के बाद जो थर्ड चीज हमें समझनी है वो ये है कि डीसी के ग्राफ की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो वेरिंग हो सकती है। मतलब क्या?
the magnitude of the current might be fixed, might be constant, or it can vary. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका करंट का वैल्यू है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है. जस्ट लुक एट दैट. ठीक है, जो आपका करंट का डायरेक्शन है उसमें लिखा हुआ है वन डायरेक्शन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. एक ही डायरेक्शन है, मतलब आप देख सकते हैं पॉजिटिव में ही ग्राफ बन रहा है, जो हमने यहाँ पे भी मेंशन किया. डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, डायरेक्शन रिमेन्स द कांस्टेंट, एंड मैग्नीट्यूड इज आल्सो कांस्टेंट. व्हाट डज मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मींस? कि जो डीसी के करंट की वैल्यू है वो बदल नहीं रही है. एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू वही है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड डीसी. ठीक है, इसको हम प्योर डीसी के नाम से भी जानते हैं, जो एक्चुअल में कभी भी आपको मिलेगा नहीं. ठीक है, प्योर डीसी बहुत ही रेयर चीज आप समझ सकते हैं. ये प्योरेस्ट फॉर्म है आपके डीसी का. ठीक है, उसके बाद जो आप सेकंड ग्राफ देख रहे हैं, बी ग्राफ, इसमें भी लिखा हुआ वन डायरेक्शन. एक्चुअली थर्ड ग्राफ में भी वन डायरेक्शन लिखा हुआ है, फोर्थ में भी वन डायरेक्शन लिखा हुआ है. सबके सब डीसी के ही एग्जांपल्स है. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वन डायरेक्शन का मतलब डीसी सर्किट में एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा. अगर इस डायग्राम से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक नॉर्मल सर्किट भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज कीजिए ये बल्ब है और आपने इस तरह से एक डीसी सोर्स यहाँ पे लगा दिया. ठीक है, सो अगर आप नोटिस करेंगे तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा सर्किट के अंदर. ठीक है, और आप कभी भी आके इस करंट के डायरेक्शन को देख लीजिए, वो डायरेक्शन यही रहने वाला, चेंज नहीं होने वाला. द करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कमिंग बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल. इसलिए इसको यहाँ पे वन डायरेक्शन बोला जा रहा है. बट ग्राफिकली हम क्या अभी बात कर रहे थे? डायरेक्शन की बात तो हमें समझ में आ रही है. मैग्नीट्यूड की बात क्या है? यहाँ पे डीसी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही. इसको कैसे समझेंगे हम लोग? अगर आपने कभी अपने स्कूल में एक डीसी पावर सोर्स देखा होगा, ठीक है, तो समझो वो 12 वोल्ट का डीसी पावर सोर्स है. अगर वो डीसी पावर सोर्स 12 वोल्ट का है तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपको कंटिन्यूअसली 12 वोल्ट ही दे रहा हो. उसकी वैल्यूज में कुछ फ्लक्चुएशंस भी आ सकते हैं. ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू कभी कभी 12 हो सकती है, कभी 11.5 हो सकती है, कभी 11.2 हो सकती है, मतलब फ्लक्चुएट हो सकती है वैल्यूज. तो अगर आपके डीसी का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो प्योर डीसी बोलेंगे और वो ग्राफ इस तरह से बनेगा. बट मोस्टली ऐसा होता नहीं. आप देख सकते हैं जो डीसी है उसकी वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड की वो बार बार चेंज हो रही है. ठीक है, कभी कभी वो जीरो है, फिर वो मैक्सिमम हो जाती है, फिर जीरो हो जाती है. इस पर्टिकुलर ग्राफ में तो जीरो हो रही है. ठीक है, फिर वापस मैक्सिमम होती है, फिर वापस जीरो होती है. तो वैल्यूज बदल रही है. दैट्स व्हाई ही इज सेइंग चेंजिंग मैग्नीट्यूड. ठीक है, अनदर थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट ये जो वैल्यू होती है टॉप वाली, इसको पीक वैल्यू बोला जाता है या मैक्सिमम वैल्यू भी बोला जाता है. ठीक है, बिकॉज ये सारी बदलती हुई वैल्यूज में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसको पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू का नाम से भी जाना जाए. इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी आप डीसी की ही बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे भी आप यही देख रहे हैं कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो बदल रहा है, पर डायरेक्शन सेम है क्योंकि वो पॉजिटिव ग्राफ में ही जा रहा है. हालांकि यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है वो जीरो दिखाई दे रही है. ये एक्चुअली एक रेक्टिफायर का आउटपुट का ग्राफ है जो हम कभी ना कभी आगे पढ़ेंगे. ये वाला ग्राफ भी आपका डीसी का ही ग्राफ है. अगेन यू कैन सी वन डायरेक्शन. हाउ डू यू नो वन डायरेक्शन? पॉजिटिव में ग्राफ बन रहा है एंड चेंजिंग मैग्नीट्यूड. यू कैन सी वैल्यूज बार बार यहां से बदल रही हैं, फिर जीरो हो रही हैं, फिर वापस मैक्सिमम हो रही है, फिर बदल रही है. ठीक है, सो डीसी के बारे में आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जो डीसी का ग्राफ है वो किस तरह से दिखाई देता है. ठीक है, हमें एक्चुअली स्टडी करना है एसी का ग्राफ. हमारा चैप्टर भी एसी के बारे में ही है. ठीक है, तो लेट्स सी कि अब एसी के बारे में आपका जो ग्राफ है वो किस तरह से दिखता है. ठीक है, यस, अब जो आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो एंड इन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो, ये एक एसी का ग्राफ है. अब एसी के ग्राफ में और इसके पहले जो मैंने आपको डीसी का ग्राफ दिखाया उसमें आपको फर्क क्या नजर आ रहा है? सबसे पहला फर्क आपको ये नजर आ रहा होगा कि एसी की जो वैल्यूज हैं वो आपको पॉजिटिव में भी दिखाई दे रही होंगी और वो आपको नेगेटिव में भी दिखाई दे रही होंगी. ठीक है, if a graph is in positive as well as in negative, in reality it means that the current is actually changing its direction or the voltage is actually changing its direction.
ठीक है। सो आप अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे जिसको आप एसी से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड सपोज कीजिए आपने एक इक्विपमेंट कनेक्ट किया है, यहाँ पे कोई ना कोई इक्विपमेंट है जो एसी पे चलता है और आपने उसको एसी सोर्स के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। द साइन व्हाट यू मेड इज लाइक दिस, इस तरह से आप एसी को डिनोट करते हो, ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का पावर सोर्स है और ये डिवाइस इस ऑल्टरनेटिंग करंट के पावर सोर्स पे चलता है। सो अब जब इसमें करंट फ्लो होगा तो फॉर एन फर्स्ट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब है यहां से लेके यहां तक, ये आपका एक टाइम पीरियड में कंसीडर करूंगा, टी टाइम पीरियड, आप देख सकते हो कि आपका करंट हाफ टाइम पीरियड के लिए यानी कि t/2 के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो सारी की सारी वैल्यूज किस में ले रहा है, पॉजिटिव में ले रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हो सकता है कि इन द फर्स्ट केस आपका करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो, ठीक है, सो इस तरह से फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। प्लीज डोंट टेक टेंशन अबाउट कि ये जो ग्राफ है वो वोल्टेज का ग्राफ है और मैं पढ़ रहा हूं उसको एज अ करंट, वोल्टेज हो या करंट, ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग चीजें समझा सकते हैं कि कैसे चीजें चल रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो या फिर जो करंट सप्लाई हो रहा है, वो दोनों की बातें हम एक साथ ही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू जो है वो आपकी बदल रही है, पर डायरेक्शन फिलहाल यहां से लेके यहां तक एक ही डायरेक्शन है। दो चीजें आपको साइमल्टेनियसली समझनी पड़ेगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। क्या हो रहा है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपका डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड बदल रहा है। फिर जब ग्राफ इस वैल्यू को क्रॉस करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपका डायरेक्शन अब बदल जाएगा एंड मैग्नीट्यूड तो वापस बदल ही रहा है, ठीक है। सो इन दिस फर्स्ट पॉइंट वी कैन सी कि वो क्लॉकवाइज में घूम रहा था, फिर हम देख सकते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमने लगेगा, फिर क्लॉकवाइज में घूमेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो डीसी में भी सिमिलर चीजें हो रही थी, बट डीसी में वो बंदा मैग्नीट्यूड तो चेंज करता है जैसे एसी में भी मैग्नीट्यूड चेंज करता है, पर डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ठीक है। पर एसी में डायरेक्शन भी चेंज करता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है। सो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। आप यहाँ पे भी एसी का ग्राफ देख सकते हैं इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, ठीक है। इसमें भी वैल्यूज बदल रही हैं और आप अगर नोटिस करेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे वो बना रहे हैं उस मैक्सिमम वैल्यू को वो नाम देते हैं ई नॉट, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू हियर आल्सो which can be this maximum value and it can be called as E naught। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर में जब हम लोग इक्वेशंस पे आ जाएंगे। E naught obviously it will be called as the maximum value of the EMF because the values are changing। तो कोई ना कोई तो वैल्यू होगी जो मैक्सिमम होगी। सिमिलरली अगर एक ग्राफ करंट का होता तो आप यहाँ पे आई नॉट लिखते मैक्सिमम वैल्यू की जगह पे, ठीक है, एंड ये आई नॉट करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती, ठीक है। सो आई होप एक डायरेक्ट करंट का ग्राफ किस तरह से दिखाई देता है और एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ किस तरह से दिखाई देता है, ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड द ईएमएफ एंड करंट की जो इक्वेशंस होती हैं फॉर एन ऑल्टरनेटिंग करंट, वो इक्वेशंस किस तरह से दिखाई देती हैं, जो कि हमारा यहाँ पे 13.1 की तरह दिख रहा है, एंड उन इक्वेशंस में फेज डिफरेंस का क्या रोल है, जरा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जब हम ईएमआई पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि जब एसी जनरेट हुआ था तो उसकी जो इक्वेशन थी वो इस तरह से लिखी जाती है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आपके एसी के ईएमएफ की इक्वेशन लिखी जाती है इस तरह से। बट सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि ये इक्वेशन बेसिकली आपको क्या देता है या इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं, ये चीज सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी। This thing in the equation, that is the LHS of the equation, is called as instantaneous EMF। सबसे पहली चीज जो आपने अपने दिमाग में रखनी, why it is an instantaneous EMF? Because ये जो EMF की वैल्यू है ये एक टाइम डिपेंडेंट वैल्यू है। कैसे? अगर आप इस इक्वेशन में t जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे अगर आप उस EMF की मैक्सिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे जो मैंने अभी आपको ग्राफ में दिखाई थी,
और अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ऑफ कोर्स ओमेगा भी पुट करना पड़ेगा आपको, तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना ईएमएफ का वैल्यू है वो आपको मिलेगा। इट्स वेरी श्योर, एक थिंग तो हमको दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि जो ईएमएफ की वैल्यू है या जो करंट की वैल्यू है वो टाइम के हिसाब से बदलती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है। ये जो ग्राफ आप अभी नीचे देख रहे हैं, ये ग्राफ भी आपको इसी चीज के बारे में बता रहा है कि वैल्यूज आर नॉट कांस्टेंट हियर, वैल्यूज आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। हर जगह पे वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे ईएमएफ की वैल्यू पता करनी है, सबसे पहले आपको वहां पे ओमेगा टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको वहां पे टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि इस ग्राफ में आपका ईएमएफ वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ बनाया गया, तो यहाँ पे जैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू। तो सपोज करो हम लोग एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू ईएमएफ की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अगर हम एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू ये बताना चाहते हैं कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, तो पुट करो यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन पाई बाई टू, ओमेगा टी की जगह पे मैंने पाई बाई टू सब्स्टिट्यूट कर दिया। साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है साइन 90 इज 1, इसका मतलब E बराबर कितना आएगा, ई नॉट आएगा। वही तो चीज ये ग्राफ भी आपको बता रही है, ये देखो, ये पाई बाई टू पे जो ईएमएफ की वैल्यू है वो ई नॉट है। ठीक है, यू हैव टू वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप एंट्रेंस लेवल पे भी जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन क्या देता है आपको। ये इक्वेशन आपको किसी भी टाइम पे आपको देता है ईएमएफ की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो आपको अंडरस्टैंड करना है, ई नॉट क्या है, वो आपकी पीक वैल्यू हो गई। दूसरी चीज, ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं साइन, ये आपको ये बताता है कि ये जो ग्राफ बनेगा वो एक साइनोसॉडियल ग्राफ बनेगा। ठीक है, मतलब ईएमएफ का जो वेरिएशन होगा वो साइनोसॉडियल ही होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। तो अगर यहाँ पे कॉस होता तो फिर वो ग्राफ कोसाइन के हिसाब से जाता। इसका मतलब जब आपके साइन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके ईएमएफ की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और जब आपका साइन का लोएस्ट वैल्यू आएगा तो आपकी ईएमएफ की भी लोएस्ट वैल्यू आएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो अगर मैं पुट कर रहा हूं साइन जीरो, अगर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि ओमेगा टी इज जीरो, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पे साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो इज ऑल्सो जीरो, तो आपका ईएमएफ का भी जीरो वैल्यू आ जाएगा। आप इसमें पुटअप करके देख सकते हैं। आपको पुटअप क्या करना पड़ेगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 0 डिग्रीज, तो आपका ईएमएफ भी हो जाएगा जीरो। ग्राफ में आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए ग्राफ में अगर आप ये वाला पॉइंट लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ईएमएफ का वैल्यू भी जीरो है। सिमिलरली पाई पे आपका ईएमएफ का वैल्यू जीरो आएगा, सिमिलरली 2 पाई पे भी आपका ईएमएफ का वैल्यू जीरो आएगा, बट पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे आपके ईएमएफ की वैल्यू जो है पाई बाई 2 पे पॉजिटिव मैक्सिमम आएगा और 3 पाई बाई 2 पे आपका नेगेटिव मैक्सिमम आएगा, मतलब ये आपका माइनस ई नॉट वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो ये इक्वेशन होने के बाद सिमिलरली आपकी सेम इक्वेशन बन सकती है, किसकी, करंट की भी बन सकती है। तो अगर आप करंट की इक्वेशन लिख रहे हैं तो आप करंट की इक्वेशन इस तरह से पुटअप करेंगे, आप लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपके करंट की इक्वेशन भी हो गई। ठीक है, एक बात आपने हरदम से याद रखनी है कि ये इक्वेशंस कॉस के फॉर्म में भी हो सकती हैं, बट हम इस चैप्टर में कोशिश करेंगे कि हम अपने पूरे इक्वेशन साइन के फॉर्म में ही लिखें, बट उनके साथ फेस को भी ऐड करें। अब फेस को कैसे ऐड करेंगे, फेस कैसा दिखता है अभी बात करेंगे उसके बारे में, फिलहाल बेसिक बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि ये इक्वेशन आपको क्या देगी, तो आपने फिर सिंपल से जवाब देना है। ये इक्वेशन आपको किस बारे में जानकारी देगी, दिस विल बी योर इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन रहेगा ये आपका, दिस विल बी योर इंस्टेंटेनियस करंट का आपको वैल्यू देगा ये। ठीक है, आई नॉट आप जान रहे हैं मैक्सिमम करंट का वैल्यू है। अगेन यहाँ पे ओमेगा टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और आपको उस ओमेगा टी के वैल्यू पे आपको कितना करंट का वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये चीज होने के बाद अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फेज नाम की चीज क्या होती है। अगर आप टेक्स्ट बुक ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे वो पहले इक्वेशन में ईएमएफ की इक्वेशन लिखता है, फिर वो करंट की इक्वेशन लिखता है, बट ईएमएफ की इक्वेशन में और करंट की इक्वेशन में एक अल्फा का फर्क दिख रहा है यहाँ पे। यस, लिखता है वेयर अल्फा रिप्रेजेंट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द ईएमएफ, एंड वी नो दैट आई नॉट इज द पीक वैल्यू, इधर ई नॉट इज द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू।
अब ये फेज डिफरेंस नाम की चीज क्या होती है दोनों इक्वेशंस के अंदर, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से समझना। इस चैप्टर में अगर हम इंडक्टर, रेजिस्टर या कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे पक्का हम फेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ वेरी ग्रेट मैनर। सबसे पहले फेज डिफरेंस क्या होता है उसका एक डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये डेफिनेशन कभी भी आप यूज कर सकते हैं फेज को समझने के लिए। द फ्रैक्शन ऑफ अ पीरियड, द फ्रैक्शन ऑफ अ पीरियड difference between the peaks expressed in degree is said to be the phase difference। अच्छी तरह से इस बात को ध्यान से आपको समझना है। कभी कभी क्या होता है कि आप जब वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज और करंट के ग्राफ में वोल्टेज की वैल्यू सबसे पहले पीक हिट करती है और बाद में करंट की वैल्यू पीक हिट करती है। पीक हिट करने का मतलब अभी मैं ग्राफ से समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि किस बंदे की वैल्यू सबसे पहले पीक हिट करती है या सबसे पहला पीक किसका आता है, वो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट सबसे पहले पीक वैल्यू किसका आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस, ठीक है, कि सबसे पहले पीक कौन हिट करता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसके बाद जो पीक हिट करेगा, ठीक है, सबसे पहले जिसने पीक हिट किया और उसके बाद किसी ने पीक हिट किया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिग्री का फर्क होगा उसको आप इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बोलोगे, ठीक है। पहले किसी ने पीक हिट किया, देन किसी और ने पीक हिट किया, फिर क्या चीज हमको याद रखनी है, इन दोनों के बीच में जो डिग्री का डिफरेंस है दैट इज योर फेज डिफरेंस, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए जरा हम लोग ग्राफिकल स्टडी करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। सबसे पहले ये वाला ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छे से पे अटेंशन करना है। अगर आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हैं तो फिर आपको आगे चैप्टर में परेशानियां नहीं होंगी, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर में आप ग्राफ जाता हुआ देख रहे हैं ये आपके वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। और जो ये डॉटेड रेड में आप ग्राफ देख रहे हैं ये आपके करंट का ग्राफ है, दोनों को साथ में बनाया गया, ठीक है। अब आपने क्या चीज नोटिस करनी है कि पीक वैल्यू सबसे पहले किसका हिट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज के ग्राफ में पीक वैल्यू यहां पे हिट हो गया है, पर करंट के ग्राफ का पीक वैल्यू यहां पे हिट हो रहा है। तो सबसे पहले पीक वैल्यू किसका आया, सबसे पहले पीक वैल्यू आया वोल्टेज का। अगर सबसे पहले वोल्टेज का पीक वैल्यू आया तो हम ये बोलेंगे कि वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, वोल्टेज इज लीडिंग, और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं वोल्टेज लीड्स करंट। हमने ऐसा क्यों बोला, हमने ऐसा क्यों बोला कि वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, बिकॉज वोल्टेज का पीक वैल्यू पहले आया। पीक वैल्यू समझते हैं आप, पीक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, द मैक्सिमम वैल्यू पहले आया, ठीक है। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। कुछ बच्चे लोग इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीक पहले आने का मतलब ये नहीं है कि पीक का वैल्यू बड़ा हो मैग्नीट्यूड वाइज। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पीक वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर डायग्राम में उसको VM लिखा हुआ है, M स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम। आप नॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक यूज करता है, टेक्स्ट बुक नॉट का इस्तेमाल करता है, आप M का इस्तेमाल भी कर सकते हो।
Vm का वैल्यू और Im के वैल्यू में फर्क देख रहे हो आप लोग? आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो Vm है यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड करंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, Vm का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन Im का मैग्नीट्यूड, बट मैं इससे कुछ लेना देना नहीं है मेरा। जब भी आप फेज डिफरेंस की बात करते हो तो आपको कुछ लेना देना नहीं है किसका मैग्नीट्यूड किससे ज्यादा है या कम है। वैसे ये चीज हरदम आपके सामने आएगी, क्या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हरदम करंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा ही रहने वाला है, बिकॉज करंट को रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है। तो करंट का वैल्यू हरदम वोल्टेज की वैल्यू से कम ही रहेगा, ग्राफिकली भी उसका पीक का वैल्यू कम ही रहेगा। हम फेज में इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। हम किस बारे में इंटरेस्टेड है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट दिस थिंग, वी आर इंटरेस्टेड अबाउट दिस थिंग, किसका पीक वैल्यू पहले आता है। और जितने से पीक वैल्यू पहले आता है उन दोनों पीक वैल्यू के बीच में जो एंगल का डिफरेंस होगा, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, यू कैन सी ये पीक वैल्यू और ये पीक वैल्यू के बीच में जो एंगल का डिफरेंस होगा उसको आप बोलते हो आपके दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। सबसे पहले पीक वैल्यू किसी का आता है, देन किसी और ने पीक हिट किया, इन दोनों के बीच में जो डिग्री का डिफरेंस होगा, एंगल का डिफरेंस होगा, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप फेज डिफरेंस बोलोगे। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं किस तरह से लिखूंगा, सपोज कीजिए आई गिव यू द इक्वेशन करंट का, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, देन हाउ विल यू राइट द इक्वेशन ऑफ द EMF, वोल्टेज का इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों में एक प्लस फाइव आपने ऐड किया, वो जो प्लस फाइव आप ऐड कर रहे हो वो आपको ये बता रहा है कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट से। इस तरह से लिखोगे तो भी वैलिड है, बट अगर आप इस तरह से लिखते हो, किस तरह से लिख सकते हो, आप ई नॉट के वैल्यू को स्टैंडर्ड में रखो, इस तरह से, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके EMF का। अब आप इसके रिस्पेक्ट में करंट की बात करो। अब आप करंट की बात इसके रिस्पेक्ट में कैसे करोगे, आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझो। इस पर्टिकुलर चीज में आप ये बोलना चाहते हो कि जो EMF है वो लीड करता है करंट को बाय फाइव, और आप यहां पे क्या बोलना चाहते हो, करंट लैग्स EMF बाय फाइव। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम ही है। हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि EMF फाइव से लीड कर रहा है, या हम ऐसे बोल रहे हैं कि करंट फाइव से लैग कर रहा है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। बट समझने वाली चीज क्या है, एक इक्वेशन को आपको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब दूसरे बंदे को उसके रिस्पेक्ट में बताओ कि तुम मुझसे लीड कर रहे हो कि लैग कर रहे हो, हालांकि दोनों का बोलने का तरीका एक ही है कि तू मुझसे फाइव से लीड कर रहा है या मैं तेरे से फाइव से लैग कर रहा हूं, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। तो बट आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज यूज की जाएगी, आप हरदम EMF को स्टैंडर्डाइज तरीके से लिखोगे और आप करंट को बताओगे कि वो उससे लीड कर रहा है कि वो उससे लैग कर रहा है। करंट का EMF को लैग करना ही EMF का करंट को लीड करना है, एक ही बात है दोनों में। ठीक है। बट याद करना, फेज डिफरेंस इज ऑलवेज किसका पीक वैल्यू सबसे पहले हिट कर रहा है। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। इन दिस नेक्स्ट डायग्राम हम देख सकते हैं कि द ब्लैक वन ग्राफ is representing a EMF का ग्राफ यानी कि वोल्टेज का ग्राफ, एंड अगेन द डॉटेड इज द करंट का ग्राफ। ठीक है। अब इसमें हमको वापस वही सर्च करना है कि किसका पीक वैल्यू सबसे पहले आ रहा है। तो अगर हम ड्रॉ करते हैं इस करंट के ग्राफ को फर्दर थोड़ा यहाँ पे इस तरह से, तो आप नोटिस करेंगे कि करंट का ग्राफ एक्चुअली यहां से स्टार्ट हुआ रहेगा ऐसा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए करंट का पीक वैल्यू पहले आ रहा है और वोल्टेज का पीक वैल्यू बाद में आ रहा है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आदत डाल लीजिए कि कभी ना कभी आपको इस तरह का पूरा ग्राफ नहीं दिखेगा, आपको आधा ही दिखेगा। यू हैव टू अज्यूम दैट दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग लाइक दिस फ्रॉम हियर, देन यू विल गेट एन आइडिया दैट द पीक वैल्यू हैज रीच्ड फर्स्ट फॉर द करंट। सो इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ आप क्या कह सकते हैं, इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ आप कह सकते हैं कि करंट जो है
वो लीड कर रहा है ईएमएफ को। कितने से लीड कर रहा है अब हमको ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें हम अभी बात नहीं करेंगे, बट फिलहाल हम ऐसा लिख लेते हैं कि वो लीड कर रहा है 5 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे करंट लीड्स ईएमएफ बाय 5। और व्हाट यू कैन राइट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं दैट ईएमएफ लैग्स करंट बाय 5। बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। बट मैंने आपको क्या कहा है कि हमारे इस चैप्टर में हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम ईएमएफ की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को ही पुट अप करेंगे, उसके हिसाब से करंट को बताएंगे कि आप लीड कर रहे हैं कि आप लैग कर रहे हैं। तो ईएमएफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अब इसके हिसाब से इन दोनों में से कुछ भी बताओ, तो क्या बता सकते हो आप, ये बता सकते हो। करंट को तो हमने ईएमएफ को तो स्टैंडर्ड रख दिया, अब करंट की इक्वेशन क्या बताओगे, करंट लीड्स ईएमएफ बाय 5, so this can be written as I naught sin ओमेगा टी प्लस 5। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि इन दिस इक्वेशन यू आर टेलिंग दैट जो करंट है उसका पीक वैल्यू 5 डिग्री से पहले आता है, किससे, वोल्टेज से, यानी कि ईएमएफ से। अगेन मैं एक चीज मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे भी आप ये नोटिस कर रहे हैं कि जो पीक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ द पीक वैल्यू है, वो लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज का पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज। वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि पीक वैल्यू किसका पहले आता है और किसका पीक वैल्यू बाद में आता है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दीज टू स्टफ्स। एंड यस, ये जो चीज है ये हरदम के लिए वैलिड रहेगी कि करंट का पीक वैल्यू हरदम वोल्टेज की पीक वैल्यू से तो आपको कम ही मिलने वाला है। लेट अस सी वन मोर ग्राफ हियर। एक और ग्राफ हम देखते हैं और हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं कि किस तरह से चीजें दिखाई देंगी। अब हमने पहले ग्राफ में क्या देखा कि ईएमएफ लीड कर रहा था, दूसरे वाले ग्राफ में हमने क्या देखा, करंट लीड कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी लीड ना करे? यस, इट इज पॉसिबल। जैसे कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने आपको इस तरह की दो इक्वेशंस लिख के दी थी। ये करंट की इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ऑफ द, ये ईएमएफ की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द करंट। आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस में हम लोगों ने कहीं पे भी कोई एंगल प्लस में या माइनस में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर कहीं पे भी कोई एंगल प्लस या माइनस में आपको दिखाई ना दे, इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों बंदे सेम फेज में हैं, ठीक है। यहां पे दोनों के दोनों बंदे किस में हैं, सेम फेज में। व्हाट डज सेम फेज मींस, सेम फेज का मतलब होगा कि दोनों बंदों की जो पीक वैल्यू है वो एट द सेम टाइम हिट करेगी। सो लेट अस चेक आउट हियर। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो आप इजीली देख सकते हो कि जो वोल्टेज की पीक वैल्यू जब आ रही है तब एट द सेम टाइम आपके करंट की पीक वैल्यू भी आ रही है। और अगर मैं यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि वोल्टेज की पीक वैल्यू और करंट की नेगेटिव पीक वैल्यू और वोल्टेज की भी नेगेटिव पीक वैल्यू दोनों एट द सेम इंस्टेंट पे π/2 और यहाँ पे भी 3π/2 पे हिट कर रही है। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या बोलोगे कि ईएमएफ एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। तो आपने तीन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि देयर माइट बी अ कंडीशन जिसमें सेम फेज की बात हो, दोनों के बीच में कोई भी लीड या लैग नहीं है, दोनों बंदे एक ही टाइम पे पीक वैल्यू हिट कर रहे हैं। और अगेन आप यहाँ पे देखिए कि वोल्टेज की पीक वैल्यू का मैग्नीट्यूड करंट की पीक वैल्यू से ज्यादा ही है, मैंने ये पहले ही क्लियर किया, ठीक है। बट कौन पहले पीक हिट कर रहा है और कौन बाद में पीक हिट कर रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम टाइम पे पीक हिट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि बोथ आर इन द सेम फेज। ये चीजें क्यों आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि जब हम एसी को, अगर आप चैप्टर का नाम देंगे, चैप्टर का नाम है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स का मतलब ये है कि जब आप एक एसी को कनेक्ट करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स में, जैसे कि अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, तो हमको ये देखना जरूरी है कि रेजिस्टर में जब एसी वोल्टेज को कनेक्ट किया जाता है तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है और इस सर्किट के अक्रॉस जो आपने ईएमएफ कनेक्ट किया है, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कैसा है। तो हमें ये प्रैक्टिकली डिराइव करके दिखाना पड़ेगा और ग्राफिकली हमें समझाना पड़ेगा कि दोनों के बीच में फेज कैसा है। तो इस चैप्टर में हम लोग एसी को रजिस्टर के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, हम एसी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करने वाले हैं और इंडक्टर के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, एंड स्टडी करने वाले हैं कि उनके बीच में फेज डिफरेंस कैसा है और उनकी इक्वेशंस किस तरह से दिखाई देंगे। यस, देयर इज आल्सो समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ फेजर डायग्राम, जो इस तरह से डिनोट किया जाता है। बट जब मैं चैप्टर 1.2 में लेके आऊंगा, 1.2 में वैसे हम लोग फेजर नहीं देखेंगे शायद, 1.2 में हम लोग एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत बढ़िया लेक्चर होगा।
उसके बाद फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग फेजर के बारे में जाएंगे और शायद फिर हम लोग उसी लेक्चर में वी विल ऑल्सो सी द एसी सर्किट विद द रजिस्टर ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक से एक रीडिंग लीजिए, अलग अलग एनसीईआरटी से आप एक रीडिंग ले सकते हैं, एचसी वर्मा है तो उनसे भी आप एक रीडिंग ले लीजिए, अलग अलग टेक्स्ट बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक रीडिंग लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और अपना डेप्थ एनालिसिस फेज के बारे में पहले बिल्डअप कर लीजिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विथ average value of AC and RMS value of AC, which is also one of the very important topic in this chapter. चलिए, take care and bye.